नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी का इस सप्ताह का आखिरी एडिशन। मेरे साथ हैं मनीष कुमार जी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नमस्कार मनीष जी, खबरों से लबालब नमस्कार। आते हैं। नमस्कार दर्पण जी। आज मनीष जी, जैसा हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज सुबह कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो हम लोग इस पूरे प्रकरण के राजनीतिक पक्ष की विवेचना राजनीतिक जानकारों पर छोड़ देते हैं और पूरे एग्रेरियन डिस्ट्रेस को होलिस्टिक अप्रोच के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यूं आज का खर्चा पानी 3 भागों में डिवाइड है और चलते हैं इसके पहले भाग में और जानते हैं मनीष जी का ओपनिंग रिमार्क। जी देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। हम सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है कि एक आंदोलन दिल्ली की सरहदों पे चल रही थी लगातार। जून 2020 में अध्यादेश के द्वारा एक कानून लागू किया जाता है और फिर उस कानून को संसद के द्वारा पारित किया जाता है बाद में। और लगातार मूवमेंट जो हम लोगों को देखने को मिला वो नवंबर से स्टार्ट है। जो दिल्ली की सरहदों पे नवंबर पिछले साल से स्टार्ट है। तो लगभग 1 साल का वक्त होने जा रहा है और 1 साल के बीच में हम लोगों ने देखा क्या-क्या कुछ नहीं झेला इन लोगों ने, किसानों ने। गालियाँ खाई, पत्थर झेले, लाठियाँ खाई और तमाम तरीके की मुश्किल, बारिश, ठंड और गर्मी सब कुछ झेलते हुए आज इस मुकाम पे वो पहुँचे हैं। तो उन सभी लोगों को बधाई जो इस मूवमेंट में शामिल थे और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने किसानों की बात को सुना और उस पे कार्रवाई की। तो ये स्वागत योग्य बात है। इस बीच में हम लोग ये भी चीज़ देखते हैं कि अलग-अलग टाइम पे जैसे सरकार ने भी बातचीत करने की कोशिश की इन कानूनों के ऊपर में किसानों के साथ में, जो किसान संगठन है उनके साथ में, जो कृषि जानकार हैं उनके साथ में और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करने की कोशिश की। इन इन सभी चीज़ों में एक जो चीज़ हम लोगों को बारीकी के साथ निकल के आता है वो ये है कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि एक प्रोविजन था कि एसडीएम किसी भी तरीके का जो झंझट होगा उसकी सुनवाई एसडीएम के स्तर के अधिकारी करेंगे। किसान और अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको एड्रेस किया जाए। इस पे सरकार स्वयं तैयार थी कि इसको हम लोग कर सकते हैं निगोशिएट। लेकिन बात ये है कि जिस आइडिया पे ये पूरे के पूरे 3 कानून आधारित थे, कहीं न कहीं उस आइडिया में ही प्रॉब्लम है। और कहीं न कहीं उसी समस्या को किसानों का अपना निजी अनुभव ऐसा भी रहा और जो कृषि जानकार हैं, जो खासकर फील्ड सर्वे करते हैं, जो खेती किसानी को जा कर के समझते हैं, उन सभी लोगों ने ये बात लगातार कही कि जिस आइडिया के बेस पे ये 3 कानून लाए गए थे, उस आइडिया में ही प्रॉब्लम है। इसीलिए इसका कोई एक प्रोविजन को चेंज कर दिया जाए या इसके किसी एक सेक्शन को अमेंड कर दिया जाए, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और ना ही वो किसानों को भी संतुष्ट करेगा, भरोसा दे सकता है। जी। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। अब शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े क्योंकि सरकार ने खुद ही इस पे एक पहल ले लिया है। तो कहीं ना कहीं प्रोविजंस नहीं बल्कि इस पूरे होल आइडिया जो थे जिसके अंदर में प्रॉब्लम था और उसको एड्रेस करने की जरूरत थी। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ये कुछ लोगों के लिए शायद एक हमारा जो डिबेट है इस पे चलता रहा है वो रिविजिट करने जैसा हो जाएगा। जैसे बिहार का एक एग्जांपल है, बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट को हटा दिया गया और उसके बाद प्रॉमिस क्या किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने ये उम्मीद की थी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट पार्टीज हैं, वो आएंगे और जो एग्रीकल्चरल मंडीज हैं उसको वो लोग बनाना शुरू करेंगे। ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो आपका उम्मीद था वो नहीं हुआ। दूसरा उम्मीद एक और प्रॉमिस किया गया था कि जो बिचौलिए इस पूरे ट्रेडिंग में आ जाते हैं उसको खत्म किया जाएगा। हमने क्या देखा बिहार में बिचौलिया खत्म नहीं हुए बल्कि एपीएमसी हटने के बाद में बिचौलिया की संख्या और बढ़ी है। मेरा खुद का जो फील्ड सर्वे है उससे मुझे ये पता चला कि बिचौलिया हर एक गांव के स्तर पे, हर एक टोला मोहल्ला के स्तर पे किसान गांव में काम करता है। तो बिचौलिया भी नहीं हटा। तो इस तरह के तमाम जो उम्मीदें थी एपीएमसी एक्ट को हटाने के बाद वो चीजें रियलाइज नहीं हुई।
ये इसका एक आर्थिक पहलू है। दूसरी चीज, जो दूसरा एक एक्ट था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, जो प्रोत्साहन देता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, हम आगे बातचीत करेंगे, जिसमें अलग अलग एक्ट हैं, उसके क्या प्रोविजंस रहे हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के भी एक प्रमोट करने का और पूरे एक राष्ट्रव्यापी स्तर पे उसको प्रोत्साहन देने का कोशिश किया गया था एक कानून के द्वारा, इस 3 कानून में से। तो उसका भी हम लोग देखते हैं, एक अध्ययन हमने किया, जो तमाम एशियाई देश हैं, जिसका अर्थव्यवस्था हमसे थोड़ा बहुत मिलता-जुलता है, वो वहाँ पे क्या अनुभव रहे हैं। बहुत ही मिक्स्ड तरीके का हमारा रिजल्ट निकलता है वहाँ से, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा ज़रूरी नहीं है किसानों को फ़ायदा हुआ है, किसानों को नुकसान भी हुआ है। और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ही देश के अंदर में अलग-अलग राज्यों में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का परमिशन था, जैसे पंजाब के केस में बासमती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता था, लेकिन किसान वहाँ से निकल गए। और अभी हाल में ही जाकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक्ट उनका था, उसको उन्होंने हटा लिया। उसी तरीके से हम देखते हैं गुजरात के अंदर में आलू के किसानी के दौरान उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वो बाहर निकल गए। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी वो डिस्प्यूट से नहीं बचे। जी। जो बीज वो उपज कर रहे थे गुजरात के अंदर में, वो बीज उससे पहले जिस कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उस समय जो उपज हुआ था आलू का, उसी आलू का कुछ हिस्सा उन्होंने बीज के तौर पे रख लिया अगले साल उपज करने के लिए। जब उपज हो गया और उसी क्वालिटी का आलू वो मार्केट में बेचने के लिए गए, तो कंपनी ने किसानों पे केस कर दिया गुजरात में। बाद में ऑल इंडिया किसान सभा के इंटरवेंशन के बाद में वो केस वापस हुआ। तो फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, अभी कुछ महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश में सेब के जो किसान हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट था उनका किसी कंपनी के साथ में। मैं कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, तमाम तरीके के प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो सकते हैं इसीलिए। तो उस कंपनी ने जब सामान खरीदने का वक्त आया, तो उन्होंने जिस कीमत पे तय किया था, कॉन्ट्रैक्ट में जो कीमत तय किया था उन्होंने, वो कीमत देने से मना कर दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए थे। जैसे सेब का साइज क्या होगा, सेब का रंग क्या होगा, तमाम तरीके की चीजें। और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के ये सारे लूप होल्स की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही देश में जिस चीज में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग परमिसिबल है, उसमें भी किसानों को तमाम तरीके के झंझट का सामना करना पड़ा। बहुत सारे नुकसान उनको झेलने पड़े। जो कीमत तय हुई वो कीमत उनको नहीं मिला। और अगर किसी भी तरीके का समस्या है भी, तो उसकी इतनी जटिल प्रक्रिया बनी रही कि उसका निदान भी नहीं हो सका। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये चीज समझ सकते हैं कि एक एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत थी। इस कानून को लाने से पहले सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करनी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किसान है। और कहीं ना कहीं किसानों से, किसान संगठनों से इस पे चर्चा की कमी रही, और जिसके वजह से ये कानून लाए गए। और उसके बाद आज कानून को वापस लेने का निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री ने ले लिया। तो ये स्वागत योग्य पहलू है। जी बिल्कुल। तो मनीष जी, पास्ट के बारे में जान चुकने के बाद अब दूसरे सेगमेंट में हम कृषकों और कृषि की वर्तमान स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे आपसे। तो मनीष जी, एग्रेरियन डिस्ट्रेस या हिंदी में बोले तो कृषि संकट तो वर्तमान भारत की भी सच्चाई है, विद और विदाउट कृषि बिल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये 3 कृषि कानून जब लाए गए, तो उसके पीछे हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान एक कृषि संकट से जूझ रहा था। और एग्रेरियन डिस्ट्रेस हमारे देश की रियलिटी थी, वो इस 3 कानून से पहले भी, इस 3 कानून के बाद भी। और खासकर तब जब पिछले 30 सालों के अंदर में हमने देखा कि एक नवोदारीकरण की नीतियों को हम लोगों ने अपनाया है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भी तमाम तरीके की सरकारें, जिन्होंने अलग अलग नीतियों के तहत परिवर्तन करने की कोशिश की है अपने अर्थव्यवस्था में। और उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक मूलचूल परिवर्तन होता है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने में आता है। हमारे सामने में रिजल्ट आता है कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इतना खतरनाक तरीके का डिस्ट्रेस है, वो कर्ज के बोझ की तरह दब चुके हैं। उनके जो तमाम तरीके के घरेलू खर्चे हैं, वो उसको नहीं कर पाते हैं। तो कृषि संकट हमारे देश की सच्चाई इस कानून से पहले थी। और कहीं ना कहीं ये बातचीत लगातार
होती रही है, जानकारों के बीच में भी, सरकार के साथ में भी। किसान संगठनों ने भी कई, इससे पहले भी कई आंदोलन किए जिसमें कि सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की। आखिर बात हुई क्या है हमारे पिछले 30 साल में? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हम लोग एक तरीके का संकट महसूस करने लगे? और यूं कहें तो जो संकट हमारा पहले से था, किसान बहुत पहले से समस्या झेल रहा है, लेकिन उनका संकट और एग्रेवेट हो जाता है और बढ़ जाता है। आखिर 30 साल में ऐसा क्या हुआ? तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ एक पहलू को देखने से बेहतर होगा कि हम इसके पूरे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर का पैदावार किसानों के लिए आमदनी का स्रोत है, और वही पैदावार कुछ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का भी आयाम लेकर के आता है। जी। तो इसीलिए हम लोग जब खेती किसानी की बात करते हैं तो इसके बेसिकली 3 डायमेंशन है। इसका पहला आयाम ये है कि जो पैदा कर रहा है, जो किसान है, जो जिसने वो पैदा किया है, उसका सामान सही कीमत पे बिके, ताकि उसके पास में खर्च करने की शक्ति हो, ताकि उसके पास मांग करने की शक्ति हो। ये पहला आयाम। दूसरा आयाम ये कि जो बेचा गया है उसको खरीद एक ऐसे कीमत पे हो जो किसानों को फायदा पहुंचाए, और वही दूसरी ओर इसके द्वारा जो हमारा खाद्य सुरक्षा का संकट है वो भी कहीं ना कहीं एड्रेस हो। आज ही मैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। पूरे दुनिया में लगभग 12.5 मिलियन पीपल एक्यूट हंगर से ग्रस्त हैं, मतलब वो बिना खाना पीना खाए हुए सोने के लिए मजबूर है। तो एक बहुत बड़ी आबादी उसकी हिंदुस्तान में रहती है। तो ये भी एक पहलू है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा चीज है जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है पूरा का पूरा हमारा, और प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन दोनों चीज को लिंक करने के लिए ही बना हुआ है। आखिर हुआ ये पिछले 30 साल में जो हम लोगों ने लगातार देखा कि सरकार ने जो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के खाद्य सुरक्षा को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं कटौती किया। कटौती करने से ये हुआ कि जो आपको टारगेटेड पीडीएस के नाम पे आपने लोगों को देना शुरू किया, और जो यूनिवर्सल पीडीएस के नाम पे आप दिया करते थे लोगों को अनाज या फिर दाल या फिर जो भी चीज आप देते थे, उसमें और आज की तारीख में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो उसके वजह से आपके जो गोडाउन है, जो प्रोक्योर आप करते हैं, उसमें सरप्लस ग्रेन आपका बना रहता है, जिसके वजह से आप कई बार कंप्लेन करते हैं कि अनाज सड़ रहे हैं, अनाज गोदाम में भरे हुए हैं और हम इसको और ज्यादा प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। ये सारी समस्या हमारे सामने में आती है। लेकिन ये समस्या के मूल में ये नहीं है कि हम प्रोक्योर ज्यादा कर रहे हैं, इस समस्या के मूल में ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कम कर रहे हैं। तो सबसे पहली जरूरत ये है कि हम इन तीनों चीजों को जोड़ करके देखें, प्रोक्योरमेंट के साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, और जो किसानों को सही कीमत पे पेमेंट करना, इन तीनों चीज आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करते हैं तो हम प्रोक्योर भी सही तरीके से करेंगे, और अगर प्रोक्योर करते हैं तो किसानों से हम खरीद सही तरीके से कर पाएंगे और उचित मात्रा में कर पाएंगे, ताकि किसानों को फायदा हो। जैसे आप एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लीजिए, जिन राज्यों में पब्लिक प्रोक्योरमेंट का रेशियो ज्यादा है, टोटल प्रोडक्शन में पब्लिक प्रोक्योरमेंट का जो रेशियो ज्यादा है, वहां पे बाहर के मार्केट में भी किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है, सही कीमत मिलता है। लेकिन अगर आप बिहार जैसे राज्यों में देखिए जहां पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वहां पे किसानों को मिलने वाला कीमत बहुत कम है, तो वहां पे उनको दोहरा नुकसान होता है। एक तरीके से पीडीएस के थ्रू जो अनाज जाता है वो सस्ते कीमत पे अवेलेबल है, और वहीं दूसरे तरीके से जो आप किसान के तौर पे अगर बेच रहे हैं तो आपको बहुत कम कीमत पे मिल रहा है। तो दोनों ही साइड से उनको नुकसान हो जाता है। तो इन तीनों चीजों को जोड़ करके देखने की जरूरत है, और जब हम इन तीनों चीज को जोड़ करके देखते हैं तभी जाकर के समस्या का समाधान है। अगर हम एक भी चीज इसमें कमजोर रख देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान इसका व्यापक है। किसानी पे भी उसका नुकसान है, और जो आम जनता है जो भूख से परेशान है उनको भी इसका नुकसान झेलने को मिलता है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है जो हम लोगों को समझना चाहिए कि आज की तारीख में जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, और जिसको संविधान के अगले सत्र में जिसको रिपील कर दिया जाएगा, सिर्फ वो काफी नहीं है। आखिर क्यों उसको हम ये कह रहे हैं कि काफी नहीं? उसका कारण ये है कि किसानों को जो कीमत मिल रहा है, ये 3 कानून आने से पहले भी, कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें,
खासकर पंजाब और हरियाणा को अगर छोड़ दें, तो बाकी के राज्यों में जो गेहूं है, धान है या फिर अन्य फसल है, उसके लिए जो कीमत मिल रहा है वो एमएसपी से बहुत कम मिलते हैं। हम्म, एक डिबेट एमएसपी को लेकर के भी है कि एमएसपी आखिर कितना होना चाहिए। सरकार कहती है कि A2 कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर प्लस 50%, और किसान संगठनों की मांग रही है, जो एमएस स्वामीनाथन आयोग के आधार पे है, कि एमएसपी होना चाहिए जो C2 कॉस्ट है, जो A2 प्लस FL कॉस्ट से ज्यादा है, C2 प्लस 50% होना चाहिए एमएसपी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बात यह है कि अगर एमएसपी जो कि न्यूनतम मूल्य मान लिया जाता है, न्यूनतम कीमत होनी चाहिए, वो बहुत सारे केसेस में वो अधिकतम कीमत के तौर पे काम करता है। जी। मतलब किसान को वो कीमत भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए, जो न्यूनतम मूल्य है वो उनको मिल जाए। आखिर इस बात की तो किसानों के समस्या का समाधान तभी होगा जब उनकी उपज किए हुए सामानों की कीमत उनको सही उनकी सही कीमत उनको मिल सके। जब तक वो सही कीमत उनको नहीं मिलती है, तब तक ये संकट लगातार बनी हुई है और बनी रहेगी, और इनफैक्ट ये एग्रेवेट ही होगी। मनीष जी, तीसरे सेगमेंट में जाने से पहले एक उत्सुकतावश एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एमएसपी के संबंध में आपने C2 और A1 कहा, इसके बारे में अगर एक आम नागरिक या आम जनता या कृषक जानना चाहे तो ये क्या होता है कैलकुलेशंस में जो जिनका उपयोग किया जाता है? देखिए, जो खेती किसानी के टाइम पे बहुत सारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो अलग अलग मद में खर्च किए जाते हैं। तो वो मोटा मोटी तौर पे अगर देखें तो जो A2 प्लस FL बेसिकली है, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर प्लस इम्प्यूटेड फैमिली लेबर, जो फैमिली लेबर आप अपना यूज करते हैं उसका जो कुछ कीमत होगा, वो जोड़ने के बाद जो कीमत तैयार करते हैं, सरकार एमएसपी डिसाइड आज की तारीख में करती है, वो A2 प्लस FL प्लस 50% करके तैयार करती है। किसानों का ये कहना है कि C2 कॉस्ट जो बेसिकली A2 से ज्यादा होता है, जिसके अंदर में लैंड का जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड होता है, तो इस तरीके से इस तरह से जो C2 कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है A2 प्लस FL से। और किसानों की ये मांग रही है, वो मांग MS स्वामीनाथन आयोग के आधार पे ही है, किसानों की मांग कि C2 प्लस 50% होना चाहिए एमएसपी। तो ये मुख्य अंतर इस दोनों चीजों के बीच में है। और क्योंकि जमीन का भी एक रोल है इस पूरे खेती किसानी के उपज में, तो उसका भी मूल्य, तो हम उस रोल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कीमत तय करने में। तो तीसरे सेगमेंट में जाने से पहले एक बार आपकी बात को रिपीट करना चाहूंगा ताकि वो बस जाए कि जो देश में भुखमरी का कारण है एक तरफ, तो वो इसलिए है क्योंकि प्रोक्यूरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का संबंध अच्छी तरह स्थापित नहीं हो पा रहा है। कई खाद्यान्न एक तरफ सड़ रहा है जैसा आप कहना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कम है। अभी कोरोना काल के टाइम पे हमने ये देखा कि सरकार ने एक अलग तरीके से प्रोविजन ला करके, अन्यथा गरीब कल्याण योजना ला करके कोशिश किया कि लोगों के तक पहुंचे, लेकिन वो चीज एक टेम्पररी चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो परमानेंट होना चाहिए, ताकि सबके पास में पहुंचे। और वो सिर्फ 80% लोगों तक में नहीं, यूनिवर्सल होना चाहिए, ताकि अनाज किसी टेक्निकल कमी की वजह से कोई अनाज से दूर न रह जाए। जैसे झारखंड का एक एग्जांपल आप लीजिए, जिसमें किसी का फिंगरप्रिंट सही तरीके से काम नहीं कर पाया, तो उनको अनाज देने से मना कर दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सक्लूजन जो हो जाते हैं इस टारगेटेड सिस्टम के अंदर में, वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो खासकर वल्नरेबल हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए यूनिवर्सल हो, सबके पास पहुंचे, और जिसको नहीं लेने का मन है वो ना ले। तो इससे अगर हम व्यापक तरीके से देखते हैं तो हमारा प्रोक्योरमेंट का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। जो स्टोरेज में हम अनाज सड़ रहा होता है उसका कंप्लेन करते हैं, वो हमारा बंद हो जाएगा। और किसानों से अगर हम प्रोक्योर ज्यादा करेंगे तो उनको एमएसपी भी मिलेगा, और एमएसपी की गारंटी कहीं ना कहीं उनको दिखेगी कि एमएसपी सिर्फ नंबर में नहीं है जो सरकार अनाउंस करती है कि हमने आज इतना एमएसपी अनाउंस कर दिया
और उसको बढ़ा करके इतना कर दिया, बल्कि वो तब रियलाइज होगा जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है। और अगर आप प्राइवेट को भी अगर कहते हैं कि आकर के प्रोक्योर करें, तो उनको भी कम से कम आपको ये कहना पड़ेगा कि आप किसानों को उतनी कीमत दीजिए जितने से उनका खर्च खर्च कंप्लीट हो सके, और साथ ही साथ उनको अपना कुछ आमदनी भी उसमें मिल सके। और ये तभी हो सकता है जब उनको एमएसपी आप देते हैं। जी। तो ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, हम्म। जिससे हम लोग एक तरफ खाद्य संकट को भी कर सकते हैं एड्रेस, और दूसरी तरफ जो कृषि संकट है उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। मनीष जी, शो के अंतिम सेगमेंट में हम कृषि और कृषि संकट का भविष्य जानना चाहेंगे, साथ ही वे आउट क्या है, उम्मीदें क्या है, इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, आज जिस तरह से निर्णय लिया गया उससे तो उम्मीदें बहुत जगी, और मुझे लग रहा है कि सरकार, मैं प्रधानमंत्री का भाषण भी सुन रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में वो कृषि जानकारों से चर्चा करेंगे, किसान संगठनों से चर्चा करेंगे, किसानों से मिलेंगे, और उम्मीद ये की जाती है कि संकट को सही तरीके से समझने की कोशिश की जाए। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, एग्रेरियन डिस्ट्रेस हिंदुस्तान की रियलिटी है, इस 3 कानून से पहले भी थी, और आज की तारीख में वो एग्रेरियन डिस्ट्रेस बनी हुई है। इस बात में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कानून आने के बाद खत्म हो जाएगा, या ये कानून न रहने से ये एग्रेरियन डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है। ना ये कानून एग्रेरियन डिस्ट्रेस को खत्म करने के रास्ते में था, ये बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में था। ये अच्छा हुआ कि इस फैसले को वापस ले लिया गया, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस चीज को सही तरीके से समझें। सबसे पहली बात इसमें ये समझनी होगी कि किसानों को आज की तारीख में जो वो लागत लगाते हैं वो उनको नहीं मिलता है। ये अंडरलाइन कर लेनी चाहिए हमें इस बात को। जो उनका खर्च होता है और जो उनकी आमदनी है, उसमें कई बार किसान घाटे में जाते हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि हिंदुस्तान में छोटे मझोले किसानों की संख्या 80% है, और वो वास्तविक संख्या है। और इस जो आज का एग्रीरियन डिस्ट्रेस है उसके अंदर में जो इस तरह के छोटे मझोले किसान हैं उनकी संकट और ज्यादा गहरी है। कई बार तो ऐसे भी होते हैं, लैंड रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे अच्छा लैंड रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए सरकारी आंकड़ों में कई बार वो दिखता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप फील्ड वर्क जाकर करें, जमीन पे जाकर के अगर लोगों से मिले, तो बहुत सारे बटाई पे खेती करने वाले किसान हैं जिनकी अपनी जमीन नहीं है, वो जमीन किसी से लेकर के बटाई पे खेती किसानी कर रहे हैं। इसमें रेंट बहुत ज्यादा है, उनको आमतौर पे उनको घाटा ही होता है। बस वो इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है। और खेती किसानी करने से एक ये चीज है कि कम से कम आप जो उपज आप जो पैदा करेंगे, कम से कम वो आपके पास खाने के लिए मिलेगा। तो ये चीज को अंडरलाइन कर लेने की जरूरत है कि ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वो एक समस्या को झेल रहे हैं। उनको वो कीमत नहीं मिल रही है जो वो खर्च करते हैं, और ये चीज अंडरलाइन करने की जरूरत है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर है, उनकी संकट बहुत ज्यादा गहरी है। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे सूखा की वजह से फसलों का नुकसान है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे बाढ़ की वजह से फसलों का नुकसान है, और इन तमाम नुकसानों के बाद जो उनको कंपनसेशन मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। जहां जहां पे इंश्योरेंस है वहां पे इंश्योरेंस मिलने में परेशानी है, और इंश्योरेंस की भी कहानी मैं आगे बताऊंगा आपको कि इंश्योरेंस मिलने में परेशानी है, जिसकी वजह से जो उनका अपना नुकसान हुआ वो भी कई बार रिकवर नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ जहाँ पे जैसे बिहार जैसे स्टेट, वेस्ट बंगाल, इन सभी लोगों ने जो किसान बीमा योजना है उससे बाहर निकल चुके हैं। वहां पे सरकार खुद कुछ कंपनसेशन देती है, लेकिन वो भी कंपनसेशन बहुत ही नाकाफी होता है। तो इन 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 चीजों को भी जो रिस्क बियरर हैं वो पूरे के पूरे किसान हैं। किसान ही सारे रिस्क को उठाते हैं, और उस रिस्क को हम कैसे कम कर सके उसके डायरेक्शन में कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि मैंने कृषि बीमा योजना का जिक्र किया, तो उसमें ये बात भी जोड़ने की जरूरत है कि कृषि बीमा योजना सरकार आज भी, प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया। कृषि बीमा योजना के अंदर में हम लोग एक चीज ये देख रहे हैं कि जो बीमा कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है,
और यही कारण रहा है कि जैसे गुजरात ने भी इसका कंप्लेन किया, बिहार ने बहुत पहले ही इसे विड्रॉ कर लिया 2016 के बाद 2017 से अगर मैं सही तरीके से मुझे याद है तो 2017 से उन्होंने विड्रॉ कर लिया इससे। वेस्ट बंगाल ने विड्रॉ कर लिया, तो तेलंगाना ने इसको इम्प्लीमेंट करने से मना किया। तो इन तमाम राज्यों ने एक मेजर कंसर्न जो इसके साथ दिया वो ये कि जितना पैसा हम प्राइवेट कंपनी को या फिर कंपनीज को दे रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे, उतना पैसा किसानों तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑल्टरनेटिव बनाने की जरूरत है, जिसमें कि सरकार स्वयं इस बात की जिम्मेदारी ले, और जो प्रॉफिट शेयर प्राइवेट के साथ पास जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के पास जा सकती है। इसका एक खर्चा पानी में हमने इसके बारे में डिटेल में जिक्र किया था तमाम आंकड़ों के साथ, कि कितना प्राइवेट कंपनी के पास जा रहा है, कितना सरकारी कंपनी के पास जा रहा है, कितना किसानों को मिल रहा है, और कितना बजट से के ऊपर में प्रभाव पड़ता है इसका प्रीमियम का। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो हम खर्च कर रहे हैं किसानों के लिए वो किसानों तक पहुंचे। आमतौर पे किसानों के लिए बजट का चर्चा करते हैं कि एग्रीकल्चर का बजट इतना हुआ, अब उसमें अगर पैसा का बहुत बड़ा हिस्सा इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे अगर प्राइवेट कंपनीज को या फिर कंपनीज को पहुंचता है, तो वो कैसे मान ले हम कि वो खेती किसानी में किया गया इन्वेस्टमेंट है। जाहिर सी बात है कि वो पैसा से ना सिंचाई बढ़ रहा है, न कुछ न किसानों के जेब में जा रहा है वो। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में जिक्र करने की जरूरत है। जब हम रिस्क की बात करते हैं, जब घाटे की बात करते हैं, तो तीसरा आयाम इसमें जुड़ता है, वो ये कि किसानों को सही कीमत पे लोन मिल सके, सही ब्याज, छोटे ब्याज पे और आसानी से मिल सके, ताकि उनके जो आमतौर पे जो खेती किसानी के परिवार हैं वो कर्ज में हमेशा रहते हैं, और कर्ज में रहने का एक मुख्य कारण ये है कि उनकी आमदनी कम है, और जब वो कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो किन मदों में खर्च करते हैं वो, तो जो उनका बेसिक बीमारी हो गया, शादी हो गई या फिर जो तमाम तरीके के रिचुअल्स होते हैं किसी के डेथ के बाद, तो इन तमाम मौकों पे खेती किसानी से जुड़े हुए लोग कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनकी अपनी आमदनी कम है। लेकिन जब वो लेने के लिए जाते हैं तो जो लोकल लेवल पे वो लेते हैं, इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल जो होते हैं साहूकार वगैरह, अगर उनसे लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट उसमें बहुत ज्यादा है जी। अब वो ब्याज इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट के अंदर में इतना ज्यादा है कि किसान ब्याज कई सालों तक उनका रह जाए तो ब्याज का ज्यादा हो जाता है, मूलधन उनका कम रह जाता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिसको हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। पंजाब में ही, पंजाब के बारे में बहुत चर्चा हुई इस पूरे कृषि आंदोलन के बीच में, लेकिन पंजाब के अंदर में भी हमने देखा कि जो इनफॉर्मल क्रेडिट मार्केट है वहां पे भी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। मैंने अपने स्टडी के लिए जब पंजाब का मैं विजिट कर रहा था तो मैंने पाया कि किसान जो विलेज स्तर पे उधार लेते हैं, पैसा लेते हैं, उस पे उनको 24% का एनुअल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है जी। बिल्कुल 24%। तो ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं खेती किसानी की आमदनी से। तो ये तीसरी बात मैंने कही कि अगर वो कर्ज लेने के लिए भी मजबूर है, अगर कर्ज लेने के लिए भी जाते हैं तो आसान शर्तों पे आसान तरीके से उनको कर्ज मिले। ये इसके कुछ पहलू हैं जिस पे हम लोगों को विचार करने की जरूरत है आने वाले दिनों में, और सबसे ज्यादा जरूरत इसमें ये है कि किसानों को उनकी उचित कीमत मिले, और उसके लिए एक डिजाइन बनाने की जरूरत है ताकि वो जो पैदावार करें, जो उन्होंने वैल्यू ऐड किया है किसी भी सामान के अंदर में, वो उनको वापस उनको मिल सके। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसानों को उनकी जो खेती है, फसल है, उसकी कीमत मिले। ये था आज का खर्चा पानी। अगले हफ्ते मंडे को फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए विदा। शुक्रिया मनीष जी। थैंक यू।